हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? सब ठीक? तो बच्चों, जैसे हम आप लोगों से वादा किया था कि हम साइंस का भी एक सीरीज़ लाएंगे, और वो हम सीरीज़ ला चुके हैं बच्चों। तो इस वाले वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस वाला जो सीरीज़ बच्चों हमारा आएगा, इस वाले सीरीज़ में कम से कम आपको 11 से 12 लेक्चर्स हो सकते हैं बच्चों। और 11 से 12 लेक्चर्स जो आपके पास आएंगे, इस 11 से 12 लेक्चर्स में ही आपका पूरा ये कार्बन वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो हमारे पास है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एक अपने आप में क्या है बच्चों? एक कार्बन एक अपने आप में एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। ठीक है बच्चों। और कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक एलिमेंट नहीं है। कंपाउंड होता है दो एलिमेंट्स और वी कैन से मोर देन 2 एलिमेंट्स जो आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों? जैसे एक H2SO4 हो गया, H2SO4। बच्चे आप तो बड़े हो चुके हो, अब आपको बड़े बड़े नाम को याद रहना चाहिए, लड़ रहना चाहिए ना बच्चों। तो H2SO4 हो गया, HCl हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया। तो बच्चों ये सब क्या है? ये सब कंपाउंड हैं। और किन एलिमेंट से मिलके बने हैं? ये हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम से ये एलिमेंट से मिलके बना है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। ये हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर है बच्चे ना। तो बच्चा आप समझ रहे हो आप लोग? चलो ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों ना, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझते हो बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 11वीं में पढ़ोगे। इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरा 12th में तो 2 किताब, एक किताब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बच्चों। ठीक है ना? तो मज़े से पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो, और पढ़ने के लिए पढ़ो। नंबर लाने तो अपने आप ही आपके नंबर आएंगे। कर्म ही पूजा है, इसलिए मेहनत करके बच्चों पढ़ो है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर। इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पॉर्टेंट टू अस। बच्चों लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि बहुत ही कंपाउंड जो इम्पोर्टेंट थे हमारे लाइफ के लिए, जैसे वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और बहुत बाकी सोडा थे, जो भी थे, सॉल्ट्स थे बच्चों। क्या थे वो? सॉल्ट्स थे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स। और इस चैप्टर में हम और इससे मतलब, अगर वो आपके लिए अच्छा था, ये आपसे बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको मिलेगा। आप समझोगे क्यों कार्बन कार्बन जुड़ते हैं, उनमें सिंगल ही बॉन्ड क्यों होता है। बच्चों आपको बॉन्ड नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज़। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो ये बोला इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे बच्चों ना। कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम कंपाउंड कोई पढ़ते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ मोर इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रॉपर्टी के लिए हम कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। और हमें पता है कार्बन क्या है। बता दें मैंने आपको, कार्बन एक एलिमेंट है विच इज़ इमेंस सिग्निफिकेंट टू अस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एलिमेंटल फॉर्म में भी और कार्बन फॉर्म में। एलिमेंटल फॉर्म बच्चों, एलिमेंट के फॉर्म में भी। ठीक है ना? जैसे कोल हो गया हमारा, डायमंड हो गया, ये सब क्या है बच्चों? ये सब कार्बन के ही एक एलोट्रॉप हैं। एलोट्रॉप भी हम आपको बताएंगे। सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना बच्चों। कार्बन पढ़ रहे हैं हम, कार्बन। सोचते होगे आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो बच्चों आप सभी पढ़ते हो। तो उसी को समझ लो, हमें कार्बन के ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर है। थोड़ा बच्चों लेंदी चैप्टर है, जिसके 11 से 12 भी लेक्चर्स आ सकते हैं। तो इसे बताया मैंने आपको। अब ये एक्टिविटी बच्चों आपके लिए होमवर्क रहेगी। आपको जो आप घर में कोई चीज़ यूज़ करते हो, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम। जो आपने सुबह से अभी तक कोई चीज़ें यूज़ की है, उसकी आपको लिस्ट बनानी है और इस टेबल में आपको भरना है। जो कि मेटल से बनी हो इसमें लिखना है, जो कि मिट्टी या ग्लास से बनी है उसको इसमें लिखना है, बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसमें आपको लिखना है। ठीक है ना? तो लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम ऑफ द एबव फिल्ड बाय यू। योर टीचर विल एबल टू टेल यू द मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। बच्चों इसमें बताया गया है कि आप जब देखोगे बच्चों, तो आप जो लास्ट वाला जो हमारा कॉलम ये था, ये वाला कॉलम, इसमें देखोगे आप कि बहुत सारी जो चीज़ें आ रही हैं जो कि मेटल नहीं है और ग्लास और क्ले से नहीं है, वो क्या है? कार्बन की चीज़ें होंगी। बहुत से एलिमेंट जो या आप कंपाउंड जो बच्चों आपको मिल रहा होगा, सामान मिल रहा होगा, वो क्या होंगे? वो कार्बन से मिलके बने होंगे बच्चों ना। तो ये आपको समझ में आया? कैन यू थिंक ऑफ अ मेथड टू टेस्ट दिस। आप कोई मेथड सोच सकते हो कि कैसे हम पता लगाएं कि उसमें कार्बन है कि नहीं है बच्चों। ठीक है ना? ये आप सोच सकते हो। व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट इफ द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न। क्या होगा अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है
मतलब कोई कंपाउंड उसमें अगर कार्बन है, जैसे CO2 है, ठीक है ना, जिस कंपाउंड में कार्बन है तो कैसे पता लगेगा कि हमें उसमें कार्बन है? जलाने से, कोई ऐसे टेस्ट भी से हमें कंफर्म हो जाए कि उसमें कार्बन है। तो ये बच्चों बोला है, ठीक है ना। फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स। देखो बच्चों ध्यान सुनो, इसकी इंपॉर्टेंस देखो। फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, मेडिसिन हो गए, बुक्स हो गए, और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन द दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। वर्सेटाइल मतलब होता है बच्चों कि एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत ही मात्रा में प्रेजेंट है, बहुत ही इन कार्बन से बहुत सारे कंपाउंड मिलके बने हैं, अपने आप बने हैं, नेचुरल हैं। तो ये सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। बच्चे जो स्टार्टिंग वाला जो पैराग्राफ होता है ये हमेशा चैप्टर का इंट्रो देता है आपको, तो इंट्रो समझो आप। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। इसके अलावा सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो कार्बन बेस्ड हैं। देखो बच्चों बहुत ही बड़ी बात है कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कार्बन बेस्ड हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर आर क्वाइट मच। जो कार्बन का अमाउंट है अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली, देखो अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.2%, 0.02% बच्चों कार्बन है। वो किस फॉर्म में है? कार्बोनेट्स में, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, H2CO3 हो गया, कोल या पेट्रोलियम के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये मिनरल्स के फॉर्म में 0.02% कार्बन जो है वो प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर में 0.03% प्रेजेंट है, ठीक है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके हिसाब से CO2 भी एक क्या है? गैस है। ये भी अपने आप में एक कंपाउंड है। कंपाउंड है तो इसमें कार्बन है, तो इस एटमॉस्फेयर में 0.03% प्रेजेंट है। इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, देखो बच्चों इतना अमाउंट कम होने के बावजूद भी, इतना अमाउंट कम होने के बावजूद भी ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो बच्चों ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू बी इमेंस। देखो बच्चों इतना मतलब सोच सकते हैं कि इतना कम है तभी भी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हम पूरा एक चैप्टर ही पढ़ने जा रहे हैं। ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे इन्होंने इसके लिए पूरा एक चैप्टर ही बना दिया कि आपको कार्बन जानोगे, कार्बन समझोगे, कार्बन को पता लगाओ, कार्बन के बारे में, कार्बन क्या है, क्यों कंबाइन करता है, क्यों कैसे बहुत सारे कंपाउंड उसके होते हैं। बाकी एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गए, ये सब क्यों नहीं बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन में ऐसा क्यों अनोखा है कि ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। तो अनोखा चीज़, वो यूनिक चीज़ जो हमारे कार्बन के पास है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा जो मेन टॉपिक था, इस टॉपिक में हम बॉन्डिंग कार्बन वाला पार्ट, जो बॉन्डिंग ये वाला पार्ट, इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीज द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो बच्चों अगर आपको क्लियरली समझना है तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। आप नोटबुक निकालो, NCERT आप निकाल लो, जो पॉइंट्स में लिखवाता हूँ उसको आप लिख लो। जितने भी जो कंपाउंड होते हैं अभी आपके जो सिलेबस के हिसाब से जो भी कंपाउंड हैं वो तो आयनिक हैं या क्या है बच्चों? आयनिक है, कोवलेंट है। ये जितने भी आपने कंपाउंड अभी 10th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, वो सब ऐसे ही हैं, ठीक है बच्चों। तो वो आयनिक हो सकते हैं या कोवलेंट हो सकते हैं। आयनिक कौन कौन से होते हैं? जैसे NaCl, HCl, ठीक है बच्चों, NaCl, HCl, बाकी और कंपाउंड जो कि आयनिक होते हैं, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि ये डायरेक्ट ही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन और दूसरा गेन कर लेता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लो आप हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ठीक है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है बच्चों। हाइड्रोजन जो क्लोरीन है ये अपने आप में किसका एग्जाम्पल है? अपने आप में कोवलेंट का एग्जाम्पल है, कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड का, ठीक है। तो पहले हम आयनिक आपको क्लियर कर दें, उसके बाद कोवलेंट पर हम बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप कोवलेंट, जब आयनिक की बात कर रहे थे आप लोग, तो आयनिक क्या होते हैं? जो सिंपली आयनिक क्या होते हैं बच्चों? जो सिंपली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं और दूसरा उसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। और ये लूज गेन बच्चे पता है आपको बच्चे क्यों करते हैं? ये लूज गेन इसलिए करते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाएं, ताकि वो एक तरीके से स्टेबल हो जाएं एटमॉस्फेयर में, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। क्योंकि जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब आप इसका वो बनाओगे, क्या बनाओगे बच्चों? जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे, जो कि आपने 9th में पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने? 9th में पढ़ा है। थोड़ा उसके बारे में समझ लो आप, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे बनाएंगे। हमें पता है कि जिसका फॉर्मूला होता है 2n² का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना।
जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे सेल में जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तीसरे सेल में रखेंगे 3 3 9 9 2 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है बच्चों, और जब आप ऐसे करते रहोगे इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इनके सेल्स में फिल्ड होते हैं, भरते हैं। तो 17 है तो 2 गया, ये 8 हो गया। ठीक है ना बच्चों, 10 और 7 17 है ना, तो 2 8 और फिर 7। ठीक है ना। और बच्चों ये भी एक हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड को अगर स्टेबल होना है, किसी भी कंपाउंड को अगर स्थिर होना है तो उसे कम से कम उसका जो आउटर जो सेल होगा, सबसे बाहर वाला जो सेल होगा, उसमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी वो जो हम बोल सकते हैं जो एटम है, जो एलिमेंट है, वो अपने आप में फुलफिल होगा। तो बच्चों ये देखो आप, इसमें कितना था, क्लोरीन में 287। ठीक है, क्लोरीन में कितना था, 287। और सोडियम आपको बच्चों पता है इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर? जैसे आप देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम बच्चों होता है 11। या आपको एक तरीके से इसको याद कर लेना, कम से कम 20 तक तो आप अभी 10th में याद कर लो, बाकी हम 11th में देखेंगे, आपको जो भी याद कराना होगा आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो कम से कम 20 आप कम से कम याद कर लो। जैसे हाइड्रोजन, मेरे साथ बोलो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। ऐसे बच्चों आपको पूरा याद करना, सल्फर। ठीक है ना, ऐसे आपको पूरे 20 तक याद कर लो, आप 20 तक आप याद कर लो। तो आपका जो अगला चैप्टर जो है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं, एलिमेंट्स को कैसे डिस्कवर किया, डिस्कवर हुए तो उनका हम कैसे क्लासिफिकेशन किया, तो उसमें भी बच्चों आपको काम आएगा। ठीक है ना, तो हम सोडियम कार्बन डिस्कस करें। सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 8 2 10 और 1 11। ये बच्चा इसका ये हुआ, इसका ये हुआ। अब देखो बोलता है किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें तो एक एक्स्ट्रा है, क्या है बच्चों, इसमें एक एक्स्ट्रा है और इसमें एक कम है। तो ये क्या करेंगे, सोडियम जो होगा वो Na+ बन जाएगा। Na+ मतलब ये है बच्चों कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, बाहर निकाल दिया। और क्लोरीन नेगेटिव हो जाएगा। क्लोरीन नेगेटिव का मतलब बच्चों ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया बच्चों, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इसमें प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है ना, ये मान लो क्लोरीन पहले ऐसे था, यहाँ पर एक प्लस हुआ तो ये क्लोरीन माइनस बन गया बच्चों। ठीक है ना, ऐसे हुआ। अब ये देखो, सोडियम प्लस बन गया क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, और क्लोरीन माइनस इसलिए हो गया क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है बच्चों, अब गेन लूज़ का कारण, कोई चीज़ पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो अट्रैक्शन होगा ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो बनेगा NaCl, जो हम कॉमन सॉल्ट होता है। अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है क्योंकि डायरेक्टली हम इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इस कारण जो ये बनेगा हमारा कंपाउंड NaCl काफ़ी स्ट्रांग होगा। और जब स्ट्रांग होगा तो बच्चों तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, क्या बच्चों, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा इसका, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये खासियत होती है आयनिक कंपाउंड की। ठीक है बच्चों, तो ये हम पढ़ रहे थे, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब बच्चों ये है, अगर वो मोल्टन स्टेट में होते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाते हैं, विदाउट अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इसलिए उसमें फ्लो कर पाते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो सो हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज़। हम बच्चों ने ये पढ़ा था, आप लोगों ने आयनिक के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा और बता दिया, अभी आपको हो सके क्लियर हो गया वो कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले अगर आपने क्लास 9th के एटम एंड कंपाउंड वाला जो चैप्टर था बच्चों, एलिमेंट एंड कंपाउंड वाला, अगर आपने उन्हें देखा नहीं तो मेरे चैनल पे आपको वो मिल जाएगी, योगेश गुरु, आप डालना है योगेश गुरु एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो पहले उसको कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों, है छोटी सी वीडियो होगी 20-22 मिनट की, मोल्टन वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो टॉपिक है उसको आप क्लियर कर लो तो आपको अच्छे से यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो हम करते हैं मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर। देखो बच्चों इसने दे दिया कि जो भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो होती है आयनिक बॉन्डिंग उनमें नहीं होती, ठीक है ना बच्चों। तो उनमें आयनिक बॉन्डिंग नहीं होने के कारण उनमें जो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ज़्यादा कंडक्ट मतलब एक तरीके से बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और वी कैन से इंसुलेटर्स, ठीक है बच्चों। तो ये बगल आपका जो टेबल दे रखा है इसमें आपको दिखाया हुआ है कंपाउंड, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और उनका बॉइलिंग पॉइंट। ये बच्चों ये केल्विन में है, अगर आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में तो आपको 273 माइनस करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो बच्चों कि एसिटिक एसिड ये भी एक कार्बन का कंपाउंड है, बिकॉज इसमें सी जो प्रेजेंट है। क्लोरोफॉर्म ये भी कार्बन का कंपाउंड है। इथेनॉल ये भी कार्बन का कंपाउंड है, और मीथेन ये भी कार्बन का कंपाउंड है। तो सारे कार्बन के कंपाउंड दे रखे हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 290। ये आप टेबल देख लेना बच्चों। तो आपको इस टेबल से बताना ये चाह रहा है कि जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब जब कोई किसी भी चीज़ का अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हम क्या बोलेंगे? जैसे मान लो कोई दो चीज़ हैं वो अच्छे से बिल्कुल एक तरीके से अट्रैक्ट हैं, दूसरी चिपक गई हैं, हमें उनको अलग करने के लिए टू सेपरेट दैम फ्रॉम वन अनदर फ्रॉम ईच अदर वी हैव टू अप्लाई लार्ज नंबर ऑफ फोर्स। हमें उन्हें अलग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फोर्स लगाना पड़ेगा ना। कोई चीज़ हल्के से लगी हुई है मान लो, उसे अलग करने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो तभी अगर किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपाउंड का अगर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है बच्चों, तो ठीक है ना, ध्यान सुनना, किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका मतलब है जो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना बच्चों। तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है। Since these compounds are largely non-conductor of electricity, we can conclude that bonding in these compounds do not give rise to ions। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझो आप। जो ज़्यादातर जो कंपाउंड कार्बन के होते हैं बच्चों, एक्सेप्शंस बहुत हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं बच्चों, तो इसमें भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसने इसलिए बोला है कि लार्जली, ये नहीं बोला सारे, लार्जली जो ज़्यादातर होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर पाते हैं या आयंस को लूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये बताया था इसमें आपको। इन क्लास 9th वी हैव लर्नड अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो ये 9th में जब आप मेरा लेक्चर देखोगे तो आपको कंफर्म क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको इसके लिए एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। इसमें बोला गया है कि आप 9th में आपने पढ़ा है कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिसे हम वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक है, इसमें हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है और इसमें प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का नंबर भी होता है, प्रोटॉन का नंबर भी होता है। तो देखो बच्चों, इसमें 1 है, इसको स्टेबल होने के लिए कम से कम 2 चाहिए, एक और चाहिए होगा। हाइड्रोजन के लिए एक है कि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, बाकी जितने भी कंपाउंड है उनको स्टेबल होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये था। तो हाइड्रोजन अपने आप में एक अनस्टेबल होगा सिंपल, अगर इस पर हम एक क्या कर दें, एक हम प्लस कर दें। देखो बच्चों, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने आप में एक कमाल का चीज़ है, क्योंकि ये एक लूज़ भी कर सकता है, एक गेन भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन के बारे में बहुत ही हमारा कंसेप्ट एक तरीके से बोल सकते हैं, बहुत समय तक साइंटिस्ट लोगों ने सोचा इसको हाइड्रोजन को हम रखें कहाँ, क्योंकि ये लूज़ भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। क्या कर सकता है? लूज़ भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, क्योंकि सिंपल इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम हाइड्रोजन को एक्सेप्शंस को अभी नहीं लेते, जैसे दूसरे ऐसी चीज़ को लेते हैं जिसको आपको क्लियर हो, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्लास 11 में पूरा एक चैप्टर दे रखा है, ठीक है ना। तो उसको आपको क्लियर जब हम कराएंगे तब आप उसको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल कोई एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ले लेते हैं, बोरॉन ले लेते हैं, ठीक है ना। बोरॉन क्या है? बोरॉन के पास कितना होता है बच्चों? बोरॉन का एलिमेंट बी होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन के पास 5 एटॉमिक नंबर, तो इसके पास 2 और पंगा क्या बैठेगा इसके पास 3, 2 5। अब देखो बच्चों, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये 3 जो होगा लूज़ कर सकता है, ठीक है ना। 3 जो ये जो बेरिलियम जो हो जाएगा वो +3 बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये 3 प्लस ये +3 बन जाएगा, बिकॉज इनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की
डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के पास कम हो गए, इसलिए इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बी बोरॉन +3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें या गेन कर लें, इन्हें हम, जिनसे जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं बच्चों। ये कंसेप्ट अभी आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों कंसेप्ट नहीं क्लियर करोगे तो बाद में 11th में या 10th में ही आपको बहुत प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पूछता है ऐसे नहीं पूछता सिंपल बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, पूछता है कि कोई एक एलिमेंट था, उसने इससे कंबाइन किया तो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो एलिमेंट क्या हो सकता है, ठीक है बच्चों। इसलिए कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइंस। फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो वी हैव टू थिंक डीपली, हमें बहुत गहरा सोचना पड़ता है केमिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है ना। केमिस्ट्री बहुत ईजी होती है बट हमें समझना बहुत पड़ता है इसमें, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कार्बन को देखते हैं। कार्बन 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 और 4 ना। पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है, तीसरे में 18 होता है, ठीक है ना, चौथे में 32 होता है। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है। तो ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब देखो बच्चों, किसी भी चीज़ को स्टेबल होने के लिए कम से कम, मैंने आपको बताया था, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब ये देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में हैं। अब ये क्या सकता है बच्चों, ये 4 लूज़ कर दे, ये 4 गेन कर ले। क्या कर दे बच्चों, 4 लूज़ कर दे या 4 गेन कर दे। अब देखो ध्यान से समझो आप, मेरे पास की कैपेसिटी थी, मेरे पास मान लो कि मैं बैंक हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, बैंक हूँ, या आप बच्चों मैं बैंक हूँ, आप क्या हो, आप कोई दूसरे एक तरीके से बैंक में डिपॉजिट करने वाले कस्टमर हो। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, कम से कम बोलो 40 लाख रुपए आपके पास हैं। आपने डायरेक्ट एक बार सबमिट कर दिया मेरे को, तो मेरे पास इतना स्पेस नहीं होगा, मेरे पास इतना स्पेस नहीं होगा तो मैं इसको स्टोर कर पाऊँ। जैसे ये मान लो कार्बन जो है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन से किसी को दूसरे को देगा तो कैसे स्टोर कर पाएगा बच्चों वो, तो स्टोर तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेना ही अपने आप में एक तरीके से बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा एलिमेंट रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो उसका इलेक्ट्रॉन होगा और इसके इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स जाएगा, तो ये कंबाइन ही नहीं कर पाएगा। और मान लो सोचो बच्चों 4 दे नहीं सकते, 4 ले ले। अब 4 लेगा तो मान लो 4 लेगा, तो 4 लेने का मतलब है इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी क्या है बच्चों, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन 4 लेगा तो इसके भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स ले भी नहीं पाएगा। देखो बच्चों इस कारण से जो ये होता है हमारे पास कार्बन होता है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। सोचता है कोई बात नहीं, बैंक भी बोलता है कोई बात नहीं बैंक, तो कुछ आप रख दो, कुछ मैं रख लेता हूँ, कुछ पैसे मैं रख लेता हूँ, कुछ पैसे आप रख लो, बात बराबर हो जाएगा। यही काम करता है, कौन करता है, यही काम कार्बन करता है। और कार्बन के इसी काम के कारण हम पूरा इसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है ना। कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो चारों जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेयरिंग में आ जाते हैं, वो शेयर करके अपना बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये डिस्कस करते हैं हम। वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीट फिल्ड आउटर सेल, दैट इज टू अप्लेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों ये बताया इसमें कि एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड होती है, कोई एलिमेंट उसकी रिएक्टिविटी इस तरीके से डिपेंड होती है कि वो कितनी जल्दी अपने आप को क्या कर लेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में लिया है, अर्थात अपने आप को स्टेबल कर ले। जैसे मान लो आप क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों, 17 होता है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, 20 तक कम से कम आप लर्न कर लो, उसके बाद हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। 20 तक कम से कम आपको लर्न करना है। तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओगे किस कॉन्सेप्ट से, 9th के कॉन्सेप्ट से, तो आएगा 2 और 8 और 8 2 10 7 17, 17 थे ना। अब इसमें देखो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए, थोड़ा भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि अगर उसके आउटर मोस्ट सेल को पूरा भरना है तो उसे एक इलेक्ट्रॉन्स अचानक से चाहिए, बिकॉज अगर ये एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा तो ये अपने आप में अनस्टेबल रह जाएगा। क्या रह जाएगा बच्चों, अपने आप में अनस्टेबल रह जाएगा। तो ये तुरंत किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और सिंपल Cl- बना देता है, और Cl- बना के अपने आप को फ्री कर देता है, खुश होता है, देखो मैं अब स्टेबल हो गया, किसी से दिक्कत नहीं है मुझे। तो सभी जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है ना, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। जैसे आप बच्चे हो,
आप लोग नहीं पढ़ते, क्या करते हो? आप नहीं पढ़ोगे तो आपके मन में अलग अलग विचार आएगा, अरे ये कर लेते, अरे ये कर लेते, अरे ये लग। खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। जैसे आपके अंदर नॉलेज गई या कोई चीज़ ऐसी गई जो आपको अच्छा लगता है, बिजनेस आइडिया, नॉलेज, और यू कैन साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, तो आपका माइंड क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के पास जिस चीज़ की कमी है वो लेके स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके पास नॉलेज बहुत सारी है, आप नॉलेज रख रहे हो, किसी को बांट नहीं रहे, तो आपका माइंड स्टेबल अनस्टेबल रहेगा। अरे क्या है ये, किसी को आपने नॉलेज बांट दी, जैसे मान लो सोडियम था, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा थे, क्योंकि जब इसका देखोगे सोडियम का, इसका 11 इलेक्ट्रॉनिक 11, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, तो इसका क्या बनेगा 2, 8 और 1, देखो 8, 2, 10 और 1, 11, तो इसके पास नॉलेज की ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, तो छटपटा आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। अगर इसको स्टेबल होना है, क्या करेगा बच्चों, ये प्लस अभी नहीं है, अगर इसको स्टेबल होना है तो एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, किसी को नॉलेज बांट देगा, तो ये Na+ बन जाएगा, और जब ये Na+ बन जाएगा तो अपने आप में स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी एटम होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ, वी नो दैट रिएक्टिविटी आपको मैंने बता दी, कितनी जल्दी वो अपने आप को नोबल गैस के फॉर्म में ले आते हैं, स्टेबल ले आते हैं, उसी को हम कहते हैं, उसी को हम उसकी रिएक्टिविटी डिफाइन करते हैं। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर, ये देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो डायरेक्टली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देंगे या गेन कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे या एक ले लेंगे आउटर मोस्ट सेल से, तो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कार्बन में क्या होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में जो सबसे बाहर वाला सेल होता है बच्चों, और जो भी रिएक्शन होगी बच्चों उसके आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन से होगी, क्योंकि अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से। इसकी जो भी रिएक्शन पहले होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो बाहर वाले सेल जो होता है, बाहर वाला उनका सेल होता है, उसी से जाते हैं, ठीक है ना। एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो मैंने आपको बताया था बच्चों, पहले भी बताया था कि उसको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को स्टेबल होने के लिए, एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, उसके आउटर मोस्ट सेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसमें इसका ऑप्शन हो सकता है, ये जो ऑप्शन बता रखा है इन्होंने, इसमें है कि इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 एनायन। देखो बच्चों, एनायन कैटायन भी आपको पता होगा, एनायन होता है नेगेटिव चार्ज, एनायन, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, कैटायन, कैटायन, कैटायन मीन्स पॉजिटिव, एनायन मीन्स नेगेटिव। तो आप याद रखना बच्चों, याद कर लो, कैटायन एनायन, एनायन नेगेटिव और कैटायन पॉजिटिव। तो इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4-, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो C4- एनायन बनाएगा, बट डिफ़िकल्ट हुआ क्योंकि 6 प्रोटॉन उसके पास हैं और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास 6 चीज़ पॉजिटिव थी, 6 लोग मान लो नेगेटिव लोग थे, 6 लोग पॉजिटिव सोच के लोग थे, 6 थे तो आपस में बैलेंस रहती थी हमेशा। लेकिन 10 अगर नेगेटिव लोग आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, क्योंकि 6 तो उसके पास थी, 4 उन्होंने बाहर से ले ली, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, उसमें 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो 6 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। इस कारण से C4- अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर पाएगा। अब मान लो सेकंड कंडीशन हो गई, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो C4+ कैटायन बना देगा, बट इट रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब मान लो देखो 4 हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें बाहर निकालना है, तो इसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है ना बच्चों। और देखो अपने आप में देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स थे, तो एक दूसरे को अपने अट्रैक्ट कर रखा था, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमें बाहर निकालने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि हमें नहीं मिल पाता। इस कारण से वो चारों जो है वो लूज़ भी नहीं कर सकता। अब देखो बच्चों, ना ही वो गेन कर सकता है ना ही लूज़ कर सकता है, तो अब ऐसी कंडीशन में आ गया, अब क्या करे बेचारा कार्बन, अपनी किस्मत पे मारा। लेकिन किस्मत क्यों मारा, उसने अपने आप को ऐसे चीज़ कन्वर्ट कर लिया, क्या कर लिया उसने, अपने आप को ऐसे में कन्वर्ट कर लिया जो कि बाकी नहीं कर पाए। तो बच्चों अपने आप को ऐसी चीज़ में बनाओ कि बाकियों से अलग दिखो। तो कार्बन ने ऐसा कुछ किया, तो उसने क्या किया इसके बारे में हम देखते हैं। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और अदर एटम्स ऑफ एलिमेंट। देखो बच्चों, इसमें लाइन को आप समझो,
कार्बन ने किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? कार्बन के अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड था, तो उसने ऐसा क्यों किया? उसने क्या किया, उसने जो उसके आउटर मोस्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके जो आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने दूसरे एटम्स, कार्बन के एटम या दूसरे एटम से शेयर करने शुरू कर दिए। क्या करना शुरू कर दिया बच्चों? शेयरिंग करना शुरू कर दिया। सोचा कि हम दे नहीं सकते और ले नहीं सकते, तो क्यों ना हम शेयर करना शुरू कर दें। नॉट जस्ट कार्बन ही नहीं, बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर। अभी तक बच्चों आपने 10th क्लास तक लेवल थे तो आपको इतना बताया गया था कि आयनिक तरीके से ही हो सकता है, लेकिन बच्चों जैसे आप बड़े होते जाओगे तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी बनता है, डेटिव बॉन्ड भी होता है, कोवलेंट बॉन्ड तो आप पढ़ ही रहे हो, और आयनिक बॉन्ड भी होता है, बहुत सारे बॉन्ड रहते हैं बच्चों ना। तो अभी हम आयनिक कोवलेंट बॉन्ड पे हम धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट लेके बिल्कुल पढ़ते रहो, क्योंकि आप गिव अप तो करोगे नहीं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना। कार्बन ने क्या किया? कार्बन ने शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और कार्बन ही छोड़ो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन के अलावा भी और एलिमेंट्स होते हैं जो कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से अपना काम चलाते हैं, ठीक है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग्स टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ बोथ एटम्स एंड लीड्स टू द एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जैसे बच्चों जो शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वी कैन से जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों के आउटर मोस्ट में गिने जाते हैं। जैसे मान लो कार्बन था, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन, दूसरा कार्बन के पास भी आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। क्या किया बच्चों? 4 थे, इसके 4 और इसके 4 इन्होंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया, अर्थात तो इसके 8 हो गए, उसके भी 8 हो गए, ठीक है ना। क्या हो गया बच्चों? 8 पूरे हो गए। तो शेयरिंग से इन्हें फ़ायदा हुआ कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा आउटर मोस्ट में रहेगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, वो दोनों एटम से बिलोंग होगा, दोनों एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में आएगा, ठीक है ना बच्चों। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड ऑफ कार्बन, लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के कंपाउंड में जाने से पहले हम कुछ सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बना है, अर्थात और हम बोल सकते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक अपने आप में जो एक मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, वो क्या है, वो किससे बनता है बच्चों? मैंने जब आपको एक्सप्लेन कर रहा था बताया था मैंने, हाइड्रोजन क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक, दूसरा भी एक, अब एक एक बेचारे अलग अलग क्या करेंगे, तो सोचा क्यों ना हम 2 एक में मिल जाएं और गेम खेल दें। दोनों ने गेम खेला, इसके भी 2 हो गए और यहाँ से इसके भी 2 हो गए, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों के आउटर मोस्ट में आ गए। अब दोनों के आउटर मोस्ट में आ गए, दोनों खुश हो गए, ठीक है ना। अब दोनों खुश हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, ठीक है ना बच्चों। तो यही कहानी इसमें लिखी है, वो कहानी मैंने आपको बता दी, पढ़ लेते हैं एक बार जरा। एज यू हैव लर्न द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, आपको पता है, हैंस हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन के सेल। उसके के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, KLMN होता है ना सेल, के सेल, L सेल, KLM सेल, N सेल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स के में कितने होते हैं? 2 होते हैं। L में कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 18 होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो बच्चों आप 9th का अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा कंसेप्ट, आप सोच रहे हो कहाँ से आ गया ये 2 कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं, तो आप 9th में जरा वीडियो में आएगी, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आई है, वो आप जाके सर्च कर सकते हैं योगेश गुरु पे, ठीक बच्चों। तो ये बताया था, तो उसके एक इलेक्ट्रॉन होता है, के सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उससे अपने आप को फिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या करते हैं वो लोग अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं और H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। H2 मतलब हो गया उसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं बच्चों, ठीक है ना। H2 मतलब क्या हो गया, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो और दूसरे से मिलके अपना काम कर लेता है, दूसरे से मिलके अपना स्टेबल कर लेता है। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, ठीक है ना। इस तरीके से देखो बच्चों, ये डायग्राम में दे रखा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या करा, गेम खेल दिया था, दोनों ने शेयरिंग कर ली। शेयरिंग करने से इसके पास भी आउटर मोस्ट में 2 हो गए, उसके भी आउटर मोस्ट में 2 हो गए, तो ये क्या बन गया, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है बच्चों। और ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप
बता देता हूँ, मैं आपको भी बता देता हूँ, लेकिन आपको अच्छे से पूरा क्लियर माइंड समझना है तो आप जरा 9th में जाके वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको हमेशा इसमें समझ रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, ये के सेल क्या है, एल सेल क्या है, ठीक है ना। तो देखो ये दिखा रखा है आपको, ये देखो ये जो इन्होंने अपने आप में शेयर किया है, ये एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, अर्थात दोनों हैं, ये एक सिंगल लाइन में बनता है बच्चों है। तो ये जो शेयरिंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या बनाता है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दो हाइड्रोजन के बीच में। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। अब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन, तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसे होता, दो लेते दोनों आपस में, तो ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो इस सिंगल बॉन्ड का मतलब ये हुआ बच्चों कि सिंगल एक लाइन से, सिंगल लाइन मतलब ये समझ नहीं पा रहे आप, सिंगल लाइन का मतलब यह है कि सिंपल एक ही इनमें बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन का गेम खेल रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, तो ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन, अब क्लोरीन का गेम देखते हैं हम, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा बच्चों इसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा इसका, क्या होगा, इसका होगा 2, 8 और 7। देखो आप 8 2 10 7 17 17 हो गए। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्लोरीन के। अब मान लो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्लोरीन हो गया 1 2 3 4 5 6 और एक 7। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, दोनों में कमी है। इन्होंने क्या किया, शेयरिंग कर लिया एक इलेक्ट्रॉन का पेयर आउटर मोस्ट वाले में, और देखो ध्यान से बच्चों ये कितने हो गए, 8 8 हो गए। तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है, क्लोरीन में क्या होता है बच्चों, क्लोरीन में भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्लोरीन इसमें भी ऐसे होता है, इसमें हम Cl2 लिखते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन हमने मॉलिक्यूल देखा और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखा, तो ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्स में जाके देखते हैं, थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा NCERT ने दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा हम देखते हैं जाके कॉम्प्लेक्स में। कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। बच्चों वाटर का आपके लिए होमवर्क है, जो वाटर का है H2O है, H2O है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको ट्राई करना है। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा बच्चों। तो आज के लिए बच्चों इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग हमने कर दी है, इंट्रो हमने कर दिया है। जब हम अगली बार आएंगे तो हम वाटर से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों आपको एक क्वेश्चन ये है आपके लिए कि एक ऐसा और एलिमेंट बताओ, एक ऐसा एलिमेंट बताओ जो कि सिमिलर हो। क्या बच्चों, एक ऐसे एलिमेंट बताओ जो कि कार्बन से सिमिलर हो। कुछ प्रॉपर्टी एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कार्बन का होता है 2 4 जो कि बीच मझधार में फंस गया, ठीक है। अब ऐसे एलिमेंट और बताना है जो कि ऐसी बीच मझधार में फंस जाए, ठीक है ना। तो आपका एक आपको बताना है कमेंट करके, और आपको बच्चों ये बताना है, हाइड्रोजन का आपका होमवर्क हो गया। बच्चों ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो गई है, एक ध्यान से आपको क्लियर से समझना है, लाइन से करते रहना है। जो भी इसका जो आएगा, इसका जो भी इसकी स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, टेंशन लेनी ही नहीं है। आईने का आपको बता रखा है, कोवेलेंट हम लोग कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम वीडियो का अंत करते हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो बच्चे NCERT से नहीं पढ़ पाते, बड़ी बड़ी किताबें लेते हैं, प्राइवेट ऑथर्स की किताब लेते हैं, वो जो समझते हैं डायरेक्ट NCERT से समझें, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो बच्चों शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और बच्चों नोटिफिकेशन बेल वाला जो होता है ना, उसको ऑन कर लिया करो, क्योंकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत वो उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप तुरंत ही उसी वक्त देख लो, या आप उसको वॉच सेव टू वॉच नेक्स्ट कर लो, ठीक है बच्चों। तो ओके बच्चों, पढ़ते रहो, खेलते रहो, कूदते रहो, हंसते रहो।